हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम एक टॉपिक लेके आए हैं बायोमोलिक्यूलर सरफेस रिएक्शन का। ठीक है, बायोमोलिक्यूलर सरफेस रिएक्शन के अंडर में हमको पढ़ना है रिएक्शन बिटवीन अ गैस मॉलिक्यूल एंड एन एडजॉर्ब्ड मॉलिक्यूल। कहने का मतलब क्या है कि मान के चलो हमारे पास कोई सरफेस कैटालिस्ट है। ठीक है, ये सरफेस केमिस्ट्री का भाग है। सरफेस कैटालिस्ट है, सरफेस कैटालिस्ट से कोई ए मॉलिक्यूल जुड़ा हुआ है। ठीक है, और एक गैस मॉलिक्यूल बी है। ठीक है, ये क्या करता है, बी के साथ में कंबाइन करता है ए, और क्या बनाता है, प्रोडक्ट बनाता है। बी यहाँ पे डायरेक्टली क्या हुआ, कंबाइन नहीं कर रहा है, किसमें, सरफेस कैटालिस्ट में। ठीक है, यहाँ पे गैस मॉलिक्यूल क्या कर रहा है, सरफेस कैटालिस्ट में डायरेक्टली जो है अटैच नहीं है। ठीक है, मतलब बी का यहाँ पे कोई रोल नहीं, मतलब स्पेस को कवर करने में कोई रोल नहीं है। जो स्पेस कवर कर रहा है वो कौन कर रहा है, ए कर रहा है। ठीक है, प्रोडक्ट क्या बन गया, सी या फिर ए बी, आप कुछ भी कह सकते हो। प्रोडक्ट सी मान के चलो, मैं भी यहाँ सी ए बी दोनों लिख दिया हूँ। ठीक है, तो पहला रिएक्शन क्या हो जाएगा, एस और ए के बीच में रिएक्शन। ठीक है, ये आपका एडजॉर्प्शन होगा। ठीक है, एडजॉर्प्शन रिएक्शन होगा किसका, मॉलिक्यूल का, जिसका रेट कांस्टेंट क्या होगा, K1 होगा अगर वो बन रहा है तो। ठीक है, ये होता कैसे है, देखिए जो कैटालिस्ट सरफेस होता है उसके ऊपर में जो गैस होता है, ठीक है, जो भी रिएक्टेंट गैस होगा उसका डेंसिटी होगा तो वो उस पर जुड़ा रहता है। ठीक है, अगर प्रेशर बढ़ाएंगे तो ये उसका जो ज़्यादा डेंसिटी उससे जुड़ जाता है ना। प्रेशर इंक्रीज करने से बहुत सारे ए यहाँ पे आके जुड़ जाएंगे। ठीक है, तो ये प्रेशर का इफेक्ट, हालांकि ये हमको पढ़ना है नहीं पर समझना तो चाहिए, है ना। यहाँ पे क्या है, ए जुड़े होंगे, है ना, बहुत सारे। तो हमको केवल एक ए से मतलब है फिलहाल। तो यहाँ पे इसका क्या हो गया, फॉर्मेशन कांस्टेंट क्या है, K1। ठीक है, क्या बन गया, SA, कंबाइन हो गया दोनों। अगर यही बैक रिएक्शन होता है या फिर डिसॉर्प्शन होता है, इसको हम क्या बोल दिए, एडजॉर्प्शन। अब बैक रिएक्शन होता है इसको क्या कह देंगे, डिसॉर्प्शन। इसका जो रेट कांस्टेंट क्या हो जाएगा, K-1। K-1 डिसॉर्प्शन के लिए हमने दिखाया, K1 एडजॉर्प्शन के लिए दिखाया। ठीक है, और K2 जो होता है वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है, मतलब ए और बी के बीच में क्या होगा, यहाँ पे रिएक्शन होने वाला है। तो ये जो रिएक्शन होगा यही क्या है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा। प्रोडक्ट इसका क्या बनेगा, SAB, मतलब यहाँ से एक जुड़ गया इसके साथ में, ए के साथ में। ठीक है, जुड़ने के बाद में क्या होगा, हमको फाइनली प्रोडक्ट क्या मिलेगा, AB मिलेगा, या इसको आप C कह सकते हो, कोई अगर नया नाम देना है तो इसका जो स्टेप होगा क्या होगा, K2 क्या होगा, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप वाला कांस्टेंट हो गया, कांस्टेंट। ठीक है, और K3 क्या होगा, रेट कांस्टेंट फॉर डिसॉर्प्शन ऑफ प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट का भी क्या होगा, डिसॉर्प्शन होगा, प्रोडक्ट वहां से बन के बाहर निकलेगा, किससे, सरफेस कैटालिस्ट एरिया से। तो ये हम क्यों पढ़ रहे हैं, इसको मैं थोड़ा सा पढ़ाई में इंटरेस्ट लाने के लिए मैं कुछ आपको बताता हूँ। ठीक है, जैसे कि अभी क्या हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग की समस्या हो रही है। ठीक है, क्यों, क्योंकि काफ़ी CO2 जो है मोटर व्हीकल से, फैक्ट्री से, है ना, धुआं के रूप में जो है बाहर निकल रहे हैं, और नेचर में क्या हो रहा है, CO2 की मात्रा बढ़ती जा रही है ना। ग्लोबल वार्मिंग का समस्या का मेन कारण क्या है, CO2 का मात्रा का बढ़ना। ठीक है, तो आजकल आप सुनते होंगे कि नई नई टेक्निक आ रही है, नई नई गाड़ियाँ आ रही हैं, V6 इंजन की गाड़ियाँ आ रही हैं। तो उनमें क्या होता है कि ऐसा कंपाउंड होता है ना, कुछ इस तरह से सरफेस कैटालिस्ट को हम यूज करते हैं जो CO2 को क्या कर सके, एब्जॉर्ब कर सके। ठीक है, तो उसमें सरफेस कैटालिस्ट जो भी यूज करते हैं उसके साथ में कोई एक रिएक्टेंट मौजूद होगा, और वह रिएक्टेंट क्या करेगा, CO2 के साथ में रिएक्ट करेगा। एग्जाम्पल हम देखेंगे, डिटेल में देखेंगे। ठीक है, तो आजकल बड़े बड़े जो डेवलप कंट्री है ना, डेवलप कंट्री है, उसमें ये चीज़ मतलब कंपलसरी कर दिया गया है कि हर फैक्ट्री हो, चाहे कोई गाड़ी हो, व्हीकल हो, है ना, जहाँ जहाँ से धुआं निकलता है, CO2 निकलता है, वहाँ पे कुछ इस तरह से सरफेस कैटालिस्ट को रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के साथ में आपको एडजस्ट करना पड़ेगा, अन्यथा उसको वैलिड नहीं किया जाएगा। तो ये हमारे पास एक बहुत बड़ी समस्या थी। ठीक है, तो ये जो रिएक्शन हम देखने वाले हैं वो कुछ इसी तरह का रिएक्शन है ना, कुछ इसी तरह का रिएक्शन है।
इसी का एग्जाम्पल लेके हम देखेंगे बाद में, ठीक है, कि कैसे होता है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से क्या होता है, एक गैस मॉलिक्यूल का एक एडजॉर्ब मॉलिक्यूल के साथ में रिएक्शन होता है। तो मैं कुछ और इसका रेट कैसे कैसे डिपेंड करेगा, जैसे K1 है ना, K1 किस पे डिपेंड करेगा वो देख लेते हैं। तो K1 डिपेंड करेगा किस पे, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट क्या हो जाएगा, SA, एक्टिव कॉन्सेंट्रेशन ऑफ SA, और रिएक्टेंट क्या है, S है और A है, इस पर डिपेंड करेगा। इसी टाइप से K-1 को करेंगे तो ये उल्टा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये उसका रिवर्स रिएक्शन होगा। K2 क्या होगा, इसके एक्टिव कॉन्सेंट्रेशन अपॉन इसका एक्टिव कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगा, यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं, एक्टिव कॉन्सेंट्रेशन ऑफ SAB अपॉन SAB। और ये क्या दिखा रहा है, SA और B क्या दिखा रहा है, वेकेंट साइट को भी दिखा रहा है। मतलब आप अगर हम साइट, टोटल साइट को बात करें, टोटल साइट में माइनस कर दें किसको, इसको, तो हमको क्या मिलेगा, वेकेंट साइट मिलेगा। तो इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो, ST टोटल साइट माइनस SAB, है ना, जो वेकेंट साइट होगा। तो खैर इतना लंबा चौड़ा जाने की जरूरत नहीं है, अभी यहाँ हमको कोई डेरिवेशन नहीं देखना है, ठीक है, बस समझने के लिए बता रहा था कि रेट कांस्टेंट कैसा होता है, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब मैं नेक्स्ट चलता हूँ सीधा सीधा रिएक्शन की तरफ, है ना, रिएक्शन की तरफ चलता हूँ। मैंने बहुत सर्च किया गूगल में, बहुत कंटेंट खोजे, है ना, डेरिवेशन कहीं भी मेरे को करेक्ट जो है डेरिवेशन नहीं मिल पा रहा है। कुछ वीडियोस भी देखे मैंने, बहुत कन्फ्यूजन है, इसलिए मैं यहाँ पे डेरिवेशन को नहीं ले रहा हूँ। अगर कहेंगे तो मैं डेरिवेशन जो है क्या बोलते हैं, नोट्स में सेंड कर दूंगा, है ना, आप लोग देख लेना। डायरेक्टली मैं यहाँ इसका एप्लीकेशन पे चलता हूँ कि इसका एप्लीकेशन क्या है, कौन सा ऐसा रिएक्शन है जिसमें हम क्या लेते हैं, एक गैस मॉलिक्यूल को लेते हैं ऑब्जॉर्बेड मॉलिक्यूल के साथ में, ठीक है। तो सारे चीज को मिटाते हुए एक बहुत अच्छा एग्जांपल है MEA का उपयोग, है ना। अब क्या कर रहा है गवर्नमेंट जो है, हर इंडस्ट्री को ये मतलब क्या फरमान लगा दिया है कि आपको MEA यूज करना पड़ेगा। मोनो इथेनॉल, क्या है ये, मोनो इथेनॉल एमीन, वही है मोनो इथेनॉल एमीन, है ना, ये क्या है, मोनो इथेनॉल एमीन। CH2 NH2 एमीन, ठीक है। होता क्या है कि जब हम इसको कैटालिस्ट सरफेस के साथ में यूज करते हैं, यहाँ पे हम क्या ले लिए, कैटालिस्ट सरफेस ले लिए, है ना, ये क्या है, कैटालिस्ट सरफेस। ये क्या क्या हो सकता है, थोड़ा सा इंक कम पड़ रहा है, थोड़ा सा डिस्टरबेंस के लिए सॉरी, है ना। यहाँ पे हो जाएगा CaCO3 MgCO3 एंड और एक है BaCO3। ये क्या हो गए, मेटल्स के कार्बोनेट है ना। मेटल्स के कार्बोनेट क्या बनाते हैं, एक्टिव साइट बनाते हैं जिसके साथ में ये बाइंड होता है। अब हम जो क्या कराने वाले हैं, CO2 को एब्जॉर्ब कराने वाले हैं। CO2 एब्जॉर्ब करेगा कौन सा, आपको पता होना चाहिए, नाइट्रोजन के पास क्या है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है। तो ये जो, और सबसे बड़ी बात, ये जो MEA होता है वो क्या होता है, बेसिक नेचर का होता है एमीन, और CO2 क्या होता है, एसिडिक नेचर का होता है। तो यहाँ पे मेन जो रिएक्शन होगा वो क्या होगा, एसिड बेस रिएक्शन होगा, ठीक है। CO2 यहाँ पे जैसे अटैक करता है तो ये रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर जो है बनाता है,
मैं इसको भी यहाँ पे सरफेस एरिया को हर जगह नहीं दिखा रहा हूँ, केवल रिएक्शन दिखाता हूँ आपको, है ना। OH हो गया, CH2 हो गया, CH2 हो गया, यहाँ पे NH2 के साथ में क्या जुड़ गया, C डबल बॉन्ड O, और इस ऑक्सीजन पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज, इस नाइट्रोजन पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। क्लियर है। क्या हुआ, कार्बन बॉन्ड बनाया किसके साथ में, इस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन के साथ में, ठीक है। तो कार्बन का एक बॉन्ड यहाँ आ गया, और कार्बन का जो एक बॉन्ड था वो कहाँ चला गया, ऑक्सीजन के ऊपर में नेगेटिव चार्ज के रूप में, ठीक है। अब अगला स्टेप में क्या होगा, अगला स्टेप में हम यहाँ पे RNH2 लेते हैं, ठीक है। RNH2 ले सकते हो आप, यहाँ भी क्या है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है। अब इस कंपाउंड में क्या है, ये सरफेस एरिया तो है ही है, सरफेस एरिया से बाहर नहीं गया हुआ है, ठीक है। इसके पास एक प्रोटॉन की अधिकता है। अब इस प्रोटॉन को कौन ले लेगा, RNH2, क्योंकि हमारे पास ये अवेलेबल है। तो ये बनाएगा आपका OH CH2 CH2 NHCOO माइनस, और यहाँ पे आपका हो जाएगा RNH3 प्लस, हाइड्रोजन में क्या आ जाएगा, प्लस चार्ज, ठीक है। तो इस तरह से हमको क्या मिला, प्रोडक्ट मिला। ये क्या मिल रहा है, प्रोडक्ट। और ये कब पॉसिबल हो रहा है, जब हम कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट और बेरियम कार्बोनेट को मिक्स करके एक कैटालिस्ट सरफेस बनाते हैं, है ना। उसमें हम क्या करते हैं, MEA यूज करते हैं एज अ क्या, एडजॉर्ब्ड मॉलिक्यूल। अब उसमें एक किसी गैस मॉलिक्यूल, CO2 क्या होता है, गैस होता है ना। CO2 क्या होता है, गैस होता है। तो गैस मॉलिक्यूल को क्या कराते हैं, ऑब्जर्व कराते हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल है इन द वर्ल्ड, है ना। और क्या बताऊं मैं आपको, वही है V6 इंजन का जो साइलेंसर होता है ना, साइलेंसर में ही क्या लगा रहता है, कुछ इस तरह का कहीं पे कुछ सिस्टम लगा रहता है। यहाँ पे इंजन से जो साइलेंसर आता है वहीं पे कुछ सिस्टम लगा रहता है। अब मुझे भी उतना क्लियर नहीं है कि कहाँ लगा रहता है, लेकिन मेरा अनुमान है कि साइलेंसर के पहले जो है ये चीज़ जो है लगा रहता है, जो कि जो निकलने वाली CO2 है उसको क्या कर देता है, उसकी मात्रा को कम कर देता है, क्या करके, यहाँ पे एसिडिक आयन बना के, है ना, RNH3 बना के। अब ये अगर प्रोटॉन अगर ये ले लेगा तो क्या बन जाएगा, एसिडिक, है ना, H प्लस, ये नेगेटिव चार्ज और H प्लस और ये नेगेटिव चार्ज क्या कर लेंगे, आपस में कंबाइन कर सकते हैं। तो ये आगे की रिएक्शन है, हमको इससे उतना मतलब नहीं है। हमको जानना है कि एक एडजॉर्ब मॉलिक्यूल की सहायता से किस तरह से एक गैस मॉलिक्यूल को हम क्या करा सकते हैं, रिएक्शन करा सकते हैं सरफेस रिएक्शन के द्वारा। तो ये सरफेस रिएक्शन क्यों है, क्योंकि यहाँ पे हम सरफेस कैटालिस्ट यूज कर रहे हैं। क्लियर हो गया, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, और अगर इसके बारे में कुछ और मिलता है तो फिर मैं आपको जो है नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा, उसमें बता दूंगा, ठीक है। ये सारी चीज ना सभी चिमनियों में, ईटा भट्ठा ये सब में जो है ना लागू कर देना चाहिए, जिससे कि पोल्यूशन कम हो। मतलब ये एक तरह से ग्रीन वर्ल्ड की तरफ जाने का एक शुरुआत है, कदम है, ठीक है। इसकी डिस्कवरी बहुत पहले हो गई थी, लेकिन अप्लाई अभी अभी हो रहा है ना। सब लोगों को जब तक समस्या नहीं होती है तब तक उसका निदान जो है लोग खोजते नहीं है। अब कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल काफ़ी बढ़ गया है नेचर में, परेशानी हो रही है, तब इसका निदान खोज के निकाल रहे हैं। अब देखो ये कितना अप्लाई होता है, ये तो आने वाली जनरेशन पे और आप लोगों पे डिपेंड करता है। तो चैनल में बने रहने के लिए धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो। बाय।